एनीवन, कोई लिखे हैं? ऋतिक कुमार, प्रिंस कुमार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लिखे हैं, प्रोग्राम लिखे हैं कोई? एनीवन? आर्यन राज, now today we'll discuss in the last class we'll discuss about the process synchronization, and basically it controls the execution of the program whenever the number of processes running concurrently for the particular resource. एक ही resource के लिए जब number of processes अगर approach करता है तो process synchronization gives the controls over the particular execution. So there is a case of critical section which we discussed earlier in the previous class. Critical section is a part of the program where shared resources are accessed by the process. Like we can use printer. So whenever we use printer and the same printer is need to access by several processes, then there is a critical section exist. Now, what types of solution provided by the process synchronization in critical section? तो critical section में आपका process synchronization किस तरह से problem का solution provide करता है? तो first we discuss the problem. What is the problem of critical section? तो critical section problem में आपका क्या है कि whenever multiple process access the critical section concurrently, then आपका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे. नंबर ऑफ एग्जांपल, आई विल गिव यू वन प्रोग्राम आल्सो. आपको प्रोग्राम दिया गया था टू राइट, बट नो रिस्पांस राइट नाउ. कौन कौन लिखे हैं बताएं नहीं अभी तक. तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस अगर हमारा रिसोर्स को अप्रोच करता है तो उस समय नंबर ऑफ टाइम्स जो भी आपका है शेयर्ड वेरिएबल जो आप यूज करते हैं प्रोग्राम में, वो वेरी करता है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल इन स्पेसिफिक प्रोसीजर. तो जिस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली वो वेरिएबल यूज होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा. तो इसलिए रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है जब भी आप शेयर्ड वेरिएबल यूज करेंगे. तो उस केस में इस प्रॉब्लम को ही हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. जब कोई एक शेयर्ड रिसोर्स को नंबर ऑफ प्रोसेसेस अप्रोच करता है तो वहां पर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एग्जीक्यूट होता है. अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये है कि आपका जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगा तो दूसरा कोई प्रोसेस उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता है. तो दूसरा प्रोसेस तब तक उसको यूज नहीं कर सकता है, यूटिलाइज नहीं कर सकता है जब तक कि पहला प्रोसेस उसको रिलीज नहीं करे. दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. What is the problem? Because no process get allocated in and utilize the resources until and unless the resources are released by the particular current running process. तो current running process जब तक उसको रिलीज नहीं करता है तब तक आपका next process उसको avail नहीं कर सकता है. तो that is the problem related to the critical section. Now, what types of solution provided by the synchronization? तो as you know that the synchronization mechanism allow the processes to access critical section. Access तो करने के लिए allow है, लेकिन कैसे? तो synchronized manner में. Why synchronized manner? Just to avoid the inconsistent results. Now, what are the solutions? What are the
criteria follow in the process synchronization. So here to handle the critical section problem, तो एवरी क्रिटिकल सेक्शन प्रोग्राम जो आपका कोई भी प्रोग्राम जो क्रिटिकल सेक्शन में आपका कोई प्रोसेस जाता है, तो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो दो तरह का उसमें सेक्शन एडअप करता है। जैसे आप फॉर लूप डू व्हाइल लूप लेते हैं, तो फॉर लूप और डू व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन भी करते हैं, कंडीशन भी डालते हैं, तो और मॉडिफिकेशन भी करते हैं। तो मॉडिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि आप एग्जिट सेक्शन को अप्रोच कर रहे होते हैं। तो एंट्री सेक्शन आपका हो गया इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद एग्जिट सेक्शन आपका डिपेंड करता है कि कितने समय तक आपका कंडीशन फॉलो होता है, यानी कि उस लूप का एग्जीक्यूशन तब तक होगा जब तक कि आपका एक सर्टेन कंडीशंस को वो फॉलो अप करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एनीवन? आवाज जा रही है, नहीं जा रही है? हाँ बोलिए शशि कुमार। सर प्रीवियस क्वेश्चन सर दिए थे वो बनाए हैं? यस सर, यस आनंद को सर अलाउ कीजिए। एक मिनट, यस आनंद शेयर करेगा? हाँ यस आनंद सर, करो शेयर करो। थोड़ा सा ये बढ़ा दीजिए, फॉन्ट बढ़ा दीजिए, स्क्रीन को थोड़ा सा। इसमें कितना केस? वही दो केस लिए ना? यस सर, execute P1 first then P2 and execute P2 first then P1 whether Yes, the user has a privilege। ये privilege यूजर को दिए हैं आपकी, यूजर्स चूज कर सके। अच्छा यस सर, चॉइस किया, ओके। एग्जिट भी लगाए यहाँ। printf c equal to b-1 और c b को आप अच्छे ग्लोबल नहीं लिए, ठीक है, लोकलाइज लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये दोनों के लिए तो नहीं दिए होंगे आप? सर हम केस वाइज किए हैं, जो चूज करेगा सर फर्स्ट वो उसका प्रोसेस आ जाएगा, P1 P2 डिस्प्ले हो जाएगा। P2 कॉल किए हैं बीच में? यस सर, P2 कॉल किए हैं। कैसे, कहाँ पर किए हैं सर? यहाँ पे सर P1 को पहले सर जैसे एग्जीक्यूट केस वन में आपको ऊपर लिख रहे हैं एग्जीक्यूट P1 फर्स्ट देन P2। Yes. So once the user gives the choice 1, Yes. then your case 1 get executed. Yes, sir. So is there any provision to move from case 1 to case 2? Yes sir, choice sir. अच्छा, you are entering the entire section in the case 1, okay. Yes. Or executing P2 you are mentioning here, okay. Next, पूरा दिखाइए, नीचे तक दिखाइए, ठीक है। तो अब हाँ ठीक है, एग्जिट के लिए क्या लिए? हेडर फाइल, गेट सीएच तो इसमें जरूरत नहीं है, देव सी प्लस में गेट सीएच का जरूरत नहीं हो, तो आउटपुट विंडो आपका होता है, तो गेट सीएच हटाइए। यहाँ पर क्लियर स्क्रीन गेट सीएच यूज नहीं होगा इसमें, क्योंकि आउटपुट विंडो ही क्रिएट होता है, तो आप आउटपुट विंडो को होल्ड करने का जरूरत नहीं। ये आपका मेनली टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी कंपाइलर में इसका जरूरत होता है, क्योंकि जस्ट टू होल्ड द स्क्रीन। तो यहाँ पर एक आपका स्विच बंद हुआ होगा और एक आपका लूप, एक और बंद होगा ना, नीचे है, यस सर, ये गैप कम कर दीजिए। अच्छा, ये केस 3 किया, और अगर कोई केस 4 डाल देगा तो डिफॉल्ट क्यों नहीं डालें? इसमें डिफॉल्ट डालना चाहिए। डिफॉल्ट जैसे डिफॉल्ट नहीं डालना चाहिए, डिफॉल्ट डाल, डिफॉल्ट इसलिए क्योंकि चेक वैलिड इनपुट, हाँ वैलिड इनपुट चेक करने के लिए। तो ठीक है, रन कराइए। तो स्क्रीन दिख रहा है? नहीं तुम्हारा फुल स्क्रीन शेयर, आउटपुट स्क्रीन नहीं आया अभी।
क्या किए, दोनों चॉइस कर लिए, 3 भी कर लिए, यस सर। तो इसमें रुकने का चांस नहीं है जी, कंटिन्यू चलते रहा। यस सर, कंटिन्यू सर, लूप लगा दी सर, वाइल लूप। अगर उसको हटा देते हैं तो सर फिर एक प्रोसेसिंग करके वो हो अच्छा देखिए, जाएगा क्या फिनिश। वाइल लूप कैसे लिखे हैं जरा देखें। तो वाइल में सर ट्रू फंक्शन डाल दिए सर, 1 डाल दिए, अच्छा, जो एवरेज ट्रू हो जाए सर। अच्छा वाइल 1 कर दिए यस, वाइल 1 कर दिए। जब तक कि चेक, ठीक है, यस तो सारे को चेक करने के लिए। हाँ, तो इसी में सर। आप ऐड कर सकते हैं, बाकी ठीक। सारे स्टूडेंट भी। हाँ ठीक है, गुड, करेक्ट। यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जरूरत, ये आपका एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सीक्वेंस आपका है उसी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपका चेंज हो रहा है। तो बी का वैल्यू आपका जो है वो P1 या P2 किस में पहले यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। तो यस केस 1 में P1 में पहले यूज हो रहा है, फिर P2 में। तो P1 में जो भी वैल्यू B का है वो P2 में चेंज हो रहा है ना। यस सर। तो ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंगली जितना भी सीक्वेंस था उसके लिए अलग अलग केसेस आप इसमें एडअप कर सकते हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है ना, करेक्ट, यस। गुड, ठीक है। स्टॉप करिए शेयरिंग। तो अब यहाँ क्या है कि जो क्रिटिकल सेक्शन जो भी प्रोग्राम होगा उसमें सिंक्रोनाइजेशन क्या करेगा, आगे इसी का कॉन्सेप्ट सेमाफोर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन जो आपका मैकेनिज्म है वो 2 सेक्शन ऐड करता है, एक एंट्री सेक्शन और एक एग्जिट सेक्शन। तो एंट्री सेक्शन आपका बिफोर क्रिटिकल सेक्शन होता है और एग्जिट सेक्शन आपका आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन है। तो कोई भी प्रोसेस अगर हम लेते हैं, सपोज देयर इज ए प्रोसेस, नेम कुछ भी हो सकता है, तो दैट प्रोसेस कंटेन्स अ नॉन क्रिटिकल सेक्शन, non CS, you can say non CS stands for critical section. तो देयर इज ए नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो आप जो फॉर लूप लेते हैं तो फॉर लूप के पहले वाला जो होता है वो नॉन क्रिटिकल सेक्शन होता है, एज इट इज सिक्वेंशियली 1 by 1 एक्सेस करते जाता है। लेकिन जैसे ही फॉर लूप ले लेते हैं तो आप वहां पर फॉर लूप में आपका क्या हो जाता है, एक आपका एंट्री सेक्शन हो जाता है, एंट्री सेक्शन। और एंट्री सेक्शन में आप जो भी इनिशियलाइजेशन जो भी आप पर्पस करते हैं, इस जिस इनिशियलाइजेशन के बाद आपका जो है मेन क्रिटिकल सेक्शन में जाते हैं, एंट्री सेक्शन के बाद क्रिटिकल सेक्शन एंड आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन। हियर वी मेंशन एन एंट्री सेक्शन बिफोर द क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन के पहले ये आपका ये सेक्शन हो गया, एंट्री सेक्शन, और इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन के ठीक बाद आपका एग्जिट सेक्शन होगा, जिसमें आप कंडीशंस बेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो एग्जिट सेक्शन। तो यहाँ इसको मेंशन नहीं करिए। तो देयर इज ए एग्जिट सेक्शन आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन, एंट्री सेक्शन बिफोर क्रिटिकल सेक्शन, एंड आफ्टर एग्जिट सेक्शन अगेन देयर इज ए नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन को नॉन क्रिटिकल सेक्शन, देन just close it. So there is a non-critical section after exit section and entry non-critical section before entry section. अब यहाँ पर जो कुछ भी ऑपरेशन करेंगे, अब वहाँ पर आपका क्रिटिकल सेक्शन में क्या है, अगर कोई फाइल प्रिंट कमांड दे दिए तो फाइल आपका प्रिंटर यूज कर रहा है, तो क्रिटिकल सेक्शन में रिसोर्सेस आर यूटिलाइज्ड बाय द पर्टिकुलर प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस आपका यूटिलाइज कर रहा है तो उस केस में प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये पहला वाला प्रोसेस आपका रिलीज नहीं करता है रिसोर्सेस। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एंट्री सेक्शन आपका क्या है, इंटर यानी कि गेटवे है, इंटर आपका जो है लोकेशंस को एंट्री करने का पॉइंट है, और एग्जिट क्या है, ये आपका आउटकम, यानी कि जो भी आपका आउटकम जनरेट होने के बाद प्रोसेस का रिलीजिंग ऑफ द रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इफ यू मेंशन द एंट्री सेक्शन,
Then what is intersection? So intersection just allocate some point that intersection acts as a gateway for a process to enter inside the critical section. क्रिटिकल सेक्शन में इन करने के लिए आपका जो है ये इंट्री सेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, और ये क्या इंश्योर करता है? इंट्री सेक्शन ये भी इंश्योर करता है, जैसे आप रूम में आने के बाद लॉक कर दिए, तो इंट्री सेक्शन ये भी इंश्योर करता है कि एक समय में कोई एक ही प्रोसेस आपका जो है किसी भी पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, यानी कि एट ए टाइम इन ए क्रिटिकल सेक्शन ओनली वन प्रोसेस इज एलोकेटेड, नो अदर प्रोसेस गेट एलोकेटेड इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। नाउ क्रिटिकल सेक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्शन में रिसोर्सेस आर शेयर्ड, तो वो रिसोर्स हो सकता है एक से अधिक प्रोसेस यूज करना हो, तो एक समय में अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस यूज कर रहा हो दूसरा नहीं करेगा, ये इंटरसेक्शन इंश्योर करेगा। तो इट विल आल्सो ensures that only one process is present in the critical section, या inside the critical section at any time। इसी समय में एक समय में आपका जो है एक ही प्रोसेस वहां पर अलाउ होगा, ये इंटरसेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इट डज नॉट अलाउ any other processes या प्रोसेस नॉट एक से अधिक प्रोसेस, तो एक बार नहीं करेगा, प्रोसेस any other process to enter inside the critical section if one process is already present inside it। So this is the responsibility fulfilled by the entry section। Now अब अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस है तो उसके बाद देयर इज ए नीड टू एलोकेट द न्यू प्रोसेस आल्सो। तो एग्जिट सेक्शन आपका जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है कि आपका अगर एक प्रोसेस रिलीज कर दिया रिसोर्स, दूसरा प्रोसेस एलोकेट हो सकता है, तो इट एक्ट्स एज एन एग्जिट गेट for a process to leave the critical section। यानी ये आपका ये इंश्योर कर लेता है कि कोई भी प्रोसेस रिसोर्स को रिलीज कर दिया है, अब दूसरा प्रोसेस वहां पर एलोकेट हो सकता है। तो व्हेन ए प्रोसेस टेक्स एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन, some changes are made so that other processes can enter inside the critical section। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब आप कोई लूप भी चलाते हैं तो वहां पर भी एक कंडीशन के बाद आपका वैल्यू चेंज होता है, यानी इनिशियलाइजेशन से वैल्यू ऑपरेशन पूरा करते हैं, फिर आपका चेंज होता है,
यानी कि एक ही एरे, अगर एरे का एग्जांपल ले रहे हैं तो एरे में ही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट एलोकेट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम आपका आई का वैल्यू 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। इस तरह से नंबर ऑफ इंडेक्स को यूज करते हुए नंबर ऑफ एलिमेंट आप एलोकेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो नाउ तो अब यहाँ पर क्या है कि दिस इज द 2 पॉइंट वेयर द पर्टिकुलर critical section allocate the data or unallocate the particular process from the resource को रिलीज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। अब यहाँ पर we need to discuss certain criteria for synchronization। तो हाँ, so as like as we discuss the criteria for CPU scheduling, like turnaround time, waiting time, response time. Here also certain criteria we have to check out to handle the critical section problem. तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सिंक्रोनाइजेशन भी सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि कोई भी प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है उसको सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। तो वी जस्ट डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। So yeah, here basically we have 4 criteria. First one is the mutual exclusion. Second one is the progress. Third one is the bounded weight. And fourth one is the you can say architectural, neutral, और you can say release, ठीक है ना। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग एंड द पर्टिकुलर ऑपरेशंस। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब कोई बताएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल एक्सक्लूजन? दीज आर द क्राइटेरिया फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल एक्सक्लूजन? एनीवन? अच्छा, हाँ, रेज करिएगा हैंड, चूंकि हम ठीक है अभी रुक जाइए, म्यूट कर देते हैं सब। अगर पूछना होगा तो अनम्यूट करिएगा, अदरवाइज म्यूट रखिएगा, बिकॉज नॉइज के चलते म्यूट कर दिए थे। हाँ बोलिए शशि कुमार। सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि सर एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस वेट करेगा सर, वो उसी सेम टाइम पे इंटर नहीं कर सकता। हाँ, तो यही चीज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में एज ए क्राइटेरिया यूज होगा। तो जब भी हम अभी जैसे आप प्रोग्राम लिखे P1 P2, तो P1 P2 में भी P1 P2 को हम लोग जो है प्रोसेस को दिखा दिए साथ में, ठीक है ना। लेकिन अगर P1 P2 को सेपरेट फंक्शन के थ्रू कॉल करें, अभी जैसे जैसे आप प्रोग्राम लिखे थे वहां अगर फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देते, आपने पूरा प्रोसेस लिख दिया, ठीक है ना। हम चूंकि आप उसमें इन्हांसमेंट अभी पता नहीं था फंक्शन पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए अभी जो आप लिखे उसमें क्या लिखे ना कि P1 और P2 दोनों को लिख दिए, यानी कि उसके स्टेप्स को लिख दिए। लेकिन अगर आप P1 P2 जो भी आप P3 P4 4-5 प्रोसेस अगर बनाते हैं या केवल P1 P2 को ही बनाते हैं और P1 P2 को एज ए फंक्शन, यानी P1 P2 के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है उसको एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे, तो आप एक ही केस में नंबर ऑफ टाइम्स उसको यूज कर सकते हैं। यस सर। तो अब जैसे P1 और P2 को कॉल कर लिया केस 1 में, अभी क्या हो रहा है कि केस 1 में आप पूरा लिख रहे हैं, P2 का भी स्ट्रक्चर को लिखना पड़ रहा है क्योंकि P2 का जो आपका चेंजिंग है उसको केस 1 में ही दिखाना है। तो इन प्लेस ऑफ आप जस्ट मॉडिफाई करिएगा। व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग, जस्ट आई गिव यू द सजेशन दैट यू जस्ट मॉडिफाई योर प्रोग्राम इन विच in place of writing the entire instructions for P1 and P2, you just take one function, separate function for P1 and P2 and call that function as per the case you have। तो जैसा केस है उसी के केस के हिसाब से P1 और P2 फंक्शन को कॉल करिएगा,
P1 और P2 आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन 2 होगा जिसमें ये आपका डेटा यूज होगा। नाउ अब यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जब P1 और P2 लिखेंगे तो आपको B को एक्सेस करना है, तो जस्ट डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स ग्लोबली। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जितना भी वेरिएबल है ना सबको ग्लोबली डिक्लेयर करिएगा ताकि P1 में भी वो यूज हो और P2 में भी यूज हो, लोकलाइज नहीं करिएगा। तो दोनों का इफेक्ट आपको जो भी चेंजिंग होगा उसका पता चलेगा कि P1 में जाने के बाद क्या हो गया, P2 में जाने के बाद क्या हो गया, उससे रेशियो। और उसी दो फंक्शन को आप नंबर ऑफ टाइम्स उसी केस में यूज करके आप अलग अलग केसेस को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सिंक्रोनाइजेशन में सबसे पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यू आर करेक्ट, आप जो बताया सही है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यू कैन से म्यूचुअली आपका जो है प्रोसेस ये तय करेगा कि अगर कोई प्रोसेस यूज कर रहा है दूसरा प्रोसेस एलोकेट नहीं हो, तो अलग अलग कंडीशंस में भी हम लोग इस चीज को चेक करते हैं कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जब आपका कोई प्रोसेस एक्सेस कर रहा होता है, या बार बार क्रिटिकल सेक्शन हम लोग बोल रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन इज फॉर व्हाट? एनीवन अदर देन शशि कुमार? शशि कुमार के अलावा, हाँ, critical section because the rest of the student also treat themselves as a part of the class, not outside of the class. So only 1 and 2 student interact during class and rest of the students just hearing the katha. ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिए। और बताइए क्रिटिकल सेक्शन जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिटिकल सेक्शन, एनीवन? सर क्रिटिकल सेक्शन जैसे कोड सीक्वेंस शेयर्ड वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। यस यस यस, शेयर्ड रिसोर्स, शेयर्ड वेरिएबल, एनीथिंग व्हिच इज इन अ शेयर्ड मोड। तो जब भी शेयर्ड मोड में जो कोई चीज होगा यूज, तो वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका एक्सेशन अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में यूज होगा। दूसरा कोई प्रोसेस आपका जो है उसमें इनसाइड एलोकेट नहीं हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन में जब तक कि आपका करंट जो आपका प्रोसेस है वो उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं आ जाता है। ठीक है ना? दैट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। व्हाट अबाउट द प्रोग्रेस? एनीवन? प्रोग्रेस का मतलब क्या है यहाँ पर, और ये क्या इंश्योर करता है? व्हाट टाइप्स ऑफ इंश्योरिटी कंप्लीटेड बाय द प्रोग्रेस? तो जब कोई प्रोसेस प्रोग्रेस स्टेट में ही रहे लॉन्ग टाइम के लिए, नहीं, अंडर एग्जीक्यूशन सर। हाँ, प्रोग्रेस का मतलब हुआ कि जब कोई प्रोसेस चाहे तो इंटर कर जाए। ठीक है ना? कि a process enters the critical section only if wants to enter, ऐसे कोई एंट्री उसका नहीं हो, एंट्री पॉइंट नहीं हो, और कोई उसको फोर्स नहीं कर सके, कोई फोर्सिबली कोई प्रोसेस को एंट्री नहीं करा सके। तो वेदर योर प्रोसेस, यानी कि आपका जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है वो प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव है। नॉन प्रोग्रेसिव आपका होना और प्रोग्रेसिव होना उस पर डिपेंड करता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो प्रोग्रेस का मतलब अभी जैसे P1 P2 को अगर हम लोग ले रहे हैं, अगर P2 को P1 से डेटा चाहिए तो क्या होगा? डिपेंडेंसी हो जाएगा ना? यस सर। तो इंटरडिपेंडेंसी हो जाएगा। तो P2 तब तक यूज नहीं हो सकता जब तक P1 आपका कॉल नहीं होगा। जब तक P1 नहीं यूज होगा तब तक P2 नहीं यूज होगा। तो इसको भी देखना होगा कि सिंक्रोनाइजेशन में कि प्रोग्रेसिव है, आपका प्रोग्रेसिव है या नहीं है। ठीक है? तो ये पॉइंट को भी हम लोग चेक करते हैं। तो एंट्री पॉइंट में अगर आपका प्रोग्रेसिव है, इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है या डिपेंडेंट प्रोसेस है? बोर्ड शेयर कर रहा था सर, डिपेंडेंट। हाँ,
तो प्रोग्रेस होने का मतलब है कि किसी दूसरे डेटा से इसको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोसेस इंडिपेंडेंट है तो अगेन अब इस दूसरे डेटा का मतलब ये है कि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि P3 को P2 का डेटा चाहिए, तो P3 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक P2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है ना। और एक है कि P3 को P2 का डेटा नहीं चाहिए, P3 एग्जीक्यूट कर रहा है इंडिपेंडेंटली। तो ये भी चीज हमको देखना होगा कि अगर ऐसा कोई प्रोसेस है जिस प्रोसेस के आउटकम को इनपुट में यूज कर रहा है ये करंट आपका जो जिस प्रोसेस को आप भेज रहे हैं, तो आपको प्रायोरिटी उस प्रोसेस को देना पड़ेगा कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसके एग्जीक्यूशन से इसका इंसर्शन जो है वो तय होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो we just check out the progress. And what do you mean by bounded weight? बाउंडेड वेट का मतलब बहुत ज्यादा देर तक कोई प्रोसेस वेट कराएंगे। नहीं नहीं, बाउंडेड वेट, वेट तो हो गया कि वेट करना। बाउंडेड वेट का मतलब जैसे आप समझिए ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है, वहां भी सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है ट्रैफिक। हाँ, अब जैसे आपका 45 सेकेंड है तो ये बाउंडेड है ना, 1 मिनट है, 2 मिनट है, टाइम क्वांटम जो आप देख रहे हैं, तो ये आपका बाउंडेड वेट है। बाउंडेड वेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका जो प्रोसेस है वो तब तक क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता है जब तक कि आपका उसका बाउंडिंग ओवर नहीं हो जाता है। यानी अ प्रोसेस गेट्स टू इंटर द क्रिटिकल सेक्शन बिफोर इट्स वेट गेट्स ओवर। तो जब तक कि आपका जो है प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस है तब तक वो बाउंडेड वेटिंग स्टेज में होगा। एंड द लास्ट वन इज द आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का मतलब किसी भी आर्किटेक्चर में वो एग्जीक्यूट कर सकता है आपका प्रोसेस, कोई भी तरह का आर्किटेक्चरल डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे आप वर्चुअल ओएस क्यों यूज करते हैं? Why you use virtual OS? Anyone? कोई यूज नहीं कर रहे हैं क्या वर्चुअल ओएस? अभी तो लिनक्स के लिए कर रहे होंगे। यस सर। यस सर। क्या क्यों यूज करते हैं वर्चुअल ओएस? सर अकॉर्डिंग टू नीड हमें टाइम टू टाइम ओएस सर्च शिफ्ट करना पड़ता है जैसी हमारी नीड होती है, बट सर मेन मशीन पे बार बार करेंगे तो सर मशीन पे इम्पैक्ट पड़ेगा सर। ये तो ठीक एक पॉइंट बोले, लेकिन बेसिकली आप कंपैटिबिलिटी पार्ट में भी यूज करते हैं वर्चुअल ओएस। ये तो आपका है। एक आपका है अगर कोई रिसोर्स कंपैटिबल नहीं होगा, तो ये यहाँ पर ये क्राइटेरिया भी हम लोग चेक करते हैं कि अगर कोई डिपेंडेंसी, आर्किटेक्चरल डिपेंडेंसी तो नहीं है, ठीक है ना। जैसे 16 बिट आर्किटेक्चर है, 32 बिट आर्किटेक्चर है, तो कुछ आपका जो एप्लीकेशन है वो 32 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा, कुछ आपका जो है वो 64 बिट आर्किटेक्चर मिनिमम चाहिए उसको। तो अगर 64 बिट मिनिमम चाहिए तो उस केस में आप उसको 32 बिट में एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। तो we need to check out also whether there is any dependency due to architectural operations or not. तो आर्किटेक्चरली न्यूट्रल आपका होना चाहिए प्रोसेस, कि प्रोसेस जो है उसको यूज कर सकता है। जैसे कंपैटिबिलिटी इशू आपका एप्लीकेशन में आता है, जैसे MS वर्ड कंपैटिबल है, जो लेटेस्ट वर्जन का आपका MS ऑफिस आ रहा है वो कंपैटिबल है, कंपैटिबिलिटी उसमें एडप्ट किया गया है। वाई? बिकॉज हो सकता है कि आप ओल्ड वर्जन में भी फाइल को वहां देखना चाहें, या आप उसको ओल्ड वर्जन में उस वहां पर बनाया गया फाइल को भी देखना चाहें। तो उस केस में क्या करते हैं आप? कंपैटिबिलिटी इशू को चेकआउट करते हैं, आप वर्ड का फाइल .doc से सेव कर लेते हैं, जो ओल्ड वर्जन में भी आपका ओपन हो सकता है। तो वहां पर आर्किटेक्चरल आपका जो है व्यू आप चेकआउट करते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट मेंशन हियर म्यूचुअल एक्सक्लूजन फर्स्ट। So under mutual exclusion, so it will ensure
mutual exclusion, it will ensure that the processes access the CS. I just write CS for critical section in a mutual exclusive manner. That is, only one process is present inside the critical section at any time. Then again, no other processes या process, not process, no other process can enter the CS, that is critical section, until the process already present inside it completes. जब तक ये जो इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन जो प्रोसेस है वो अपना जॉब को कंप्लीट नहीं करता है, तब तक दूसरा प्रोसेस आपका एलोकेट नहीं होगा. दैट इज द पार्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. देन अंडर बाउंडेड वेट, अच्छा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कोई एग्जांपल बताइए तो, जहां पर आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक कर रहे हैं. एनीवन? अब इसमें क्या है कि ये क्या लगता है आपको, ये चारों म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेट और आर्किटेक्चर, ये चारों कंपलसरी क्राइटेरिया होना चाहिए या इसमें से कुछ कंपलसरी क्राइटेरिया होना चाहिए? क्योंकि आप देखिएगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन जब आप कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली बाउंडेड वेट हो जाता है ना. यस सर. और डिपेंडेंसी भी आपका जो है, जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है, प्रोग्रेसिव कोई पोस्ट है, तो वहां पर आर्किटेक्चर यानी डिपेंडेंसी भी आपका, वो भी आपका चेकआउट हो सकता है. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, ये आपका सबसे मैंडेटरी और कंपलसरी स्टेज है. इस दो को तो चेक करना ही होता है आपको, क्योंकि ये दोनों आपका जो है वो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज होगा आगे जब डेडलॉक डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रिम्पशन एंड नो प्रिम्पशन, बाउंडेड वेट जो आपका यहाँ है, तो वहाँ सर्कुलर वेट में हम लोग देखेंगे जब डेडलॉक डिस्कस करेंगे. तो दैट इज आल्सो क्राइटेरिया फॉर डेडलॉक. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस, इट इज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया व्हिच इज ऑलवेज चेक व्हेनेवर वी हैव टू हैंडल एनी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. तो किसी भी तरह का क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अगर हैंडल करते हैं, अब देखिए जैसे ही हम लोग फ्लैग यूज करते हैं, तो फ्लैग जो यूज करने का रीजन ही आपका है कि आप वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेकआउट कर रहे हैं, यानी कि एक समय में या तो आपका ग्रीन सिग्नल होगा या रेड सिग्नल होगा. ग्रीन और रेड दोनों एक साथ नहीं हो सकता है. तो सिग्नलिंग में भी आपका यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना है, लेकिन होना दोनों है. यानी कि जब ग्रीन होगा तो ग्रीन के हिसाब से एलोकेशन डेटा होगा, और अगर रेड होगा तो रेड के हिसाब से आपका एलोकेशन होगा. तो दोनों ही केस में दोनों केस आपका एग्जीक्यूट होगा. नाउ द सेकेंड वन इज द प्रोग्रेस. एग्जाम्पल हम लोग लेंगे अभी प्रोग्रेस. तो प्रोग्रेस एक्चुअली क्या है आपका, कि अगर कोई भी एंट्री, कोई भी प्रोसेस अगर आपका इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन है, तो उसका आपका जो है डिपेंडेंसी, इसका मतलब है कि ये आपका ये डिपेंड करता है कि अनदर कोई प्रोसेस आपका जो है क्रिटिकल सेक्शन में इन नहीं कर सकते. जैसे P1 और P2 लिए, तो P1 अगर एलोकेटेड है तो P2 तब तक नहीं एलोकेट होगा जब तक P1 आपका जो है वर्कआउट कंप्लीट नहीं करेगा. लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अगर P1 को P2 से डेटा चाहिए होगा, तो आप कभी भी P1 को पहले एलोकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. नो. जैसे अब जैसे सिंपली बैंकिंग सिस्टम में समझिए, अगर हमको
बैलेंस एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम लोग, बैलेंस, और कुछ प्रोसेस यूज कर रहे हैं लाइक विड्रॉल एक फंक्शन है, और बैलेंस भी फंक्शन है जिसमें बैलेंस चेक कर रहे हैं। तो विड्रॉल और डिपॉजिट, ये दो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। जो ये दो प्रोसेस है, विड्रॉल प्रोसेस और डिपॉजिट प्रोसेस, ये इस पर्टिकुलर सेक्शन को मॉडिफाई करता है। यानी कि बैलेंस आप अगर इसको वेरिएबल ले लें, फंक्शन की जगह वेरिएबल ले लें, तो ये बैलेंस आपका अफेक्टेड होता है विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों से, ठीक है ना। तो आप बैलेंस को एक्चुअली क्या करते हैं, जब आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो बैलेंस को इनिशियलाइज करते हैं, तो उसके लिए एक टूल यूज करते हैं, लाइक अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ना। कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, पाइथन में किए हैं? यस सर। कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन। तो आप जब बैंक में खाता खोलेंगे तो बैंक में खाता का एक ओपनिंग अमाउंट होगा जिससे आपका खाता खुलता होगा 500, 1000, 2। तो कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, वही काम करते हैं कि आपका बैलेंस सपोज हो गया 1000। अब ये 1000 आपका ये दो प्रोसेस से मॉडिफाई होता है। आप विड्रॉ करेंगे तो ये घटेगा, डिपॉजिट करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो इसका जो डेटा है, ये बैलेंस जो वेरिएबल कंस्ट्रक्टर प्रोसेस का जो डेटा है, ये दोनों ही जो है प्रोसीजर में आपका जो है वो चेंज होगा। तो अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ करने के बाद आपका बैलेंस अपडेट होना चाहिए। यस सर। और डिपॉजिट कर रहे हैं तब भी बैलेंस आपका अपडेट होना चाहिए, दोनों ही केस में। तो यहाँ पर देखिए डुअल है, एक में एडिशन होगा, एक में सब्ट्रैक्शन होगा। तो एक में आपका इनहांस होगा, एक में आपका मतलब इंक्रीज करेगा वैल्यू, एक में डिक्रीज करेगा, लेकिन वेरिएबल सेम ही होगा बैलेंस, यानी वेरिएबल बैलेंस ही आपका अपडेट होगा दोनों ही केस में। तो अब अगर यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस आप विड्रॉ कर रहे हैं और इस चीज को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं इस चीज को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, तो डिपॉजिट तो अमाउंट होता है, डिपॉजिट कर दिए, बैलेंस आप वहां चेकआउट नहीं किए, तो सिंपली आप क्या करते हैं, विड्रॉल में भी आप यूज करते हैं इसको, बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस जो आपका है उसमें माइनस कर देते हैं जो भी आपका विड्रॉ अमाउंट है WA, और यहाँ जो भी आप विड्रॉ कर रहे हैं, और डिपॉजिट में जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें अगेन बैलेंस को आप बैलेंस प्लस डिपॉजिट अमाउंट करते हैं DA। तो ये दोनों ही केस में आपका बैलेंस चेकआउट हो रहा है। अब मान लेते हैं कि किसी अकाउंट होल्डर का आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो अकाउंट होल्डर का अगर इंफॉर्मेशन आप बैलेंस या डिपॉजिट या विड्रॉल के हिसाब से अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर अब ये देखिए इंटरडिपेंडेंसी हो गया। यानी अगर आप विड्रॉ करेंगे तो बैलेंस चेक होगा, डिपॉजिट करेंगे तो बैलेंस चेक होगा, दोनों ही केस में बैलेंस चेक होगा। अगर बैलेंस चेक नहीं कर रहे, विड्रॉ कर लिए, तो आपका जो इनिशियल डेटा 1000 है वही रह जाएगा। तो प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं तो ये चेकआउट करते हुए फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो हो सकता है कि विड्रॉल 50 बार कॉल हो सकता है डिपॉजिट आपका n नंबर ऑफ टाइम्स कॉल हो, नंबर ऑफ टाइम्स आप डिपॉजिट करें, तो हर बार आपका ये बैलेंस जो है वो अपडेट होगा अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। तो अब यहाँ दो प्रोसेस हो गया, एक हो गया डिपॉजिट प्रोसेस, एक हो गया विड्रॉल प्रोसेस। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी है या नहीं, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी है कि नहीं, एनीवन? यस सर, है सर। किस तरह से? हाँ, इस तरह से, क्योंकि हाँ बोलिए सर, डिपॉजिट और विड्रॉ हो रहा है सर, बैलेंस को अपडेट कर रहे हैं सर। अगर डिपॉजिट किया सर वो बैलेंस अपडेट नहीं हुआ तो विड्रॉ कैसे करेंगे सर हम? इसका मतलब है कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका जो है प्रोसेस प्रीवियस प्रोसेस से रिलेटेड है। अगेन विड्रॉ भी करना है आपको, तो इनिशियल कंस्ट्रक्टर यूज चेक करेगा ना आपका कि बैलेंस है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सीधे सिंपली बैलेंस हो जाएगा, हट जाएगा। पैसा आपके पास 1000 है, आप 10,000 निकाल लिए, तो यहाँ पर आप विड्रॉल में ये भी चेक पॉइंट बनाए होंगे कि बैलेंस जो आप जो विड्रॉ करने का अमाउंट डाले हैं वो बैलेंस अमाउंट से मैच मतलब लेस देन या इक्वल टू है
या जो आपका ज्यादा है, इस चीज को चेक करने के बाद ही ये अपडेट करेंगे ना। तो यहाँ पर ये इंटरडिपेंडेंसी यहाँ पर ये आ गया। तो अब ये इंटरडिपेंडेंसी आपका जो है एक मिनट, ठीक है। तो प्रोग्रेस, जब प्रोग्रेस चेक करना होगा तो वहां पर हमको ये भी चेक करना होगा कि आपका वो प्रोसेस किसी से डिपेंडेंट तो नहीं है। तो अंडर दिस यानी कि प्रोग्रेस विल इंश्योर, इट विल इंश्योर that an entry of process inside the CS critical section CS is not dependent on the entry of another process inside the critical section. First point, a process can freely enter inside the critical section if there is no other process present inside it. Again, a process enters the CS critical section only if it wants to enter. Again, a process is not forcibly enter inside the critical section if it does not want to enter. So if there is a need to enter the process in the critical section means कि ऐसा नहीं है कि हर प्रोसेस को आप क्रिटिकल सेक्शन शेयर रिसोर्सेज को यूज कराइए। अगर वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है तो और शेयर रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहा है तो उस केस में फोर्सिबली प्रोसेस इंश्योर्ड आपका जो है क्रिटिकल सेक्शन में इन करनाने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट का मतलब हुआ कि देयर इज ए बाउंडेशन, देयर इज ए कंपल्सन टू वेट to allocate the critical section for the particular process. So it will ensure, this criteria will ensure that the weight of process to enter the critical section CS is bounded. At the same time, a process gets to enter the critical section
enter the CS before its weight gets over. That is the bounded weight for the allocation. And the last one is the architectural neutrality. यानी कि there is no dependency of the architectural view. So this will ensure, it will ensure that process can run on any architecture without any problem. That means there is no dependency on the architecture. Dependency on the architecture. So architectural neutrality is there, bounded weight is there, and progressive आपका होना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस. तो ऑल अराउंड द जितना भी है चारों में बेसिक आपका जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस अगर है तो ये बाकी का चीज होना आपका फिक्स है. तो आउट ऑफ 4 क्राइटेरिया योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस इज इम्पोर्टेंट and they must be fulfilled by all the synchronization mechanism. जितना भी synchronization टेक्निक मैकेनिज्म हम लोग एल्गोरिथम पढ़ेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, वो सब में आपका ये 2 चीज होना जरूरी है. पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन और दूसरा एंड प्रोग्रेस. तो ये 2 फैक्टर अगर आपका है तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में ये 2 फैक्टर अगर पूरा कर रहा है तो वो सही तरह से आपका जो है प्रोसेस इंप्लीमेंट हो पाएगा. इसलिए 2 जो क्राइटेरिया है उसको आप बोल सकते हैं ऑप्शनल. ये मैंडेटरी क्राइटेरिया है, यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगा तो उसमें इस चीज को आपको मैंडेटरीली चेक करना पड़ेगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस. और 2 जो क्राइटेरिया है बाउंडेड वेट और आर्किटेक्चरल neutrality, that is the optional criteria. So these 2 are the optional criteria. लेकिन इसको भी हम लोग को देखना है कि ये भी आपका फुलफिल होना चाहिए, ये दोनों भी चीज आपका फुलफिल होना चाहिए. नाउ अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ये जो एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन 2 सेक्शन हम लोग बनाए. ये 2 सेक्शन में जैसे अभी एक एग्जांपल लिया while 1, अभी एक प्रॉब्लम में while 1 लिया हुआ है. तो while 1 और उसमें नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोई चीज को और उसके बाद बाहर निकल जा रहा है. ये while 1 लेने का क्या पर्पस है शशि कुमार? सर प्रोसेस सर इनफिनाइट तक जाएगा सर, ऑलवेज ट्रू होगा सर ये. हाँ, तो एक्चुअली 0 और 1 ये 2 कंसेप्ट है. 0 इज फॉर फॉल्स एंड 1 इज फॉर ट्रू. यानी कि while 1 का मतलब है कि एटलीस्ट जब तक कोई एक केस आप सेलेक्ट करेंगे तो तब तक ये आपका ये लूप चलेगा. यानी कि लूप का जो है कंटिन्यूएशन, यानी कि ये जो क्रिटिकल सेक्शन है यानी कि इस लूप के अंदर जो आपका प्रोसीजर चल रहा है ये प्रोसीजर तब तक चलेगा. इसलिए इसको बोल सकते हैं ये जो आप ऑपरेशंस कर रहे हैं ये इट इज नॉट फाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट वन. फाइनाइट है, फाइनाइट बोल सकते हैं या नहीं? नहीं, तो इनफाइनाइट बोलेंगे अगर. फाइनाइट तो है या नहीं है? इनफाइनाइट आपका जो है कंडीशन लिया गया है कि जब तक कोई केस होगा तब तक कोई ना कोई केस तो आप लेंगे ही, क्योंकि अगर कोई केस आप नहीं लेंगे तो उसमें डिफॉल्ट भी होगा. स्विच भी आप ले रहे हैं, इसमें स्विच चॉइस कर रहे हैं या चॉइस जो भी है, और इसमें डिफॉल्ट केस भी आप डालेंगे कि अगर कोई केस आपका नहीं काम करेगा तो उस केस में आपका डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट, एक नॉर्मल मैसेज आपका डिस्प्ले होगा. लेकिन इसको हम फाइनाइट भी अगर बोलना हो तो फाइनाइट कब है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इनफाइनाइट को आप फाइनाइट बना रहे हैं?
तो इसमें एक प्रोसीजर आप डाल दिए, एग्जिट डाले है ना। ये एग्जिट क्या काम कर रहा है, ये एग्जिट आपका जो है एक सपोर्टिव फंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर प्रोसेस। ये जब आप चाह रहे हैं आप इस लूप से, इस ऑपरेशन से बाहर अपने को निकालना, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं ना। यस सर। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एग्जिट फंक्शन आपका डिपेंडेंट प्रोसेस है, या एग्जिट के पहले जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है, या दोनों इंटरडिपेंडेंट है, क्या है? एग्जिट फंक्शन क्या है आपका? ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो एग्जिट फंक्शन पर डिपेंडेंट है, या इंटरडिपेंडेंट है, या नॉन डिपेंडेंट है? एनीवन? एग्जिट तो सर यहाँ पे नॉन डिपेंडेंट, एग्जिट फंक्शन नॉन डिपेंडेंट है, लेकिन एग्जिट फंक्शन पर आपका जो प्रोसीजर है वो डिपेंडेंट है, वो भी नॉन डिपेंडेंट है। नहीं, डिपेंडेंट कहाँ है? आपका एग्जिट फंक्शन किस तरह का काम कर रहा है? क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकालने का। यानी कि जो आप यहाँ लिख रहे हैं उसके लिए एग्जिट फंक्शन लिया, एग्जिट के अलावा भी कुछ आप ले सकते थे। एक्चुअली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आप ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग उस मैकेनिज्म को पढ़ रहे हैं, एंट्री सेक्शन, एग्जिट सेक्शन। यहाँ पर एग्जिट सेक्शन के लिए आपने क्या बनाया? एग्जिट फंक्शन लिखा है ना। एंट्री सेक्शन के लिए आपने क्या लिया? while one लिया है। इसके बीच में क्या है? ये सारा प्रोसीजर क्रिटिकल सेक्शन जो स्विच और क्या क्या ले रहा है, इस स्विच के अंदर ही आपका एग्जिट है, यानी एग्जिट सेक्शन है। और इसके ऊपर आपका जो है, जो भी एंट्री सेक्शन यानी while one के ऊपर जो भी है वो नॉन क्रिटिकल सेक्शन है आपका प्रोग्राम का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब ये जो क्रिटिकल सेक्शन में आपका जो भी प्रोसीजर चल रहा है, इस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकालने का कुछ तो उपाय होगा। तो उपाय आपने एग्जिट लगाया, यहाँ आपने एंट्री कर दिया while one, यानी कि ये एंट्री ऐसा लिया है कि जब तक कि कोई एक कंडीशन केस होगा तब तक ये क्रिटिकल सेक्शन का काम चलता रहेगा। इस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, एग्जिट फंक्शन को कॉल करो या एग्जिट फंक्शन को किसी केस में डाल दो। अगर while one नहीं करते, अगर हम do while करते तब क्या करते? do while करते तो क्या है? do while one करते? शशि कुमार बताइए, आप लिखे हैं प्रोग्राम। do while करते तो सर वन करते, क्योंकि एक बार तो ये लूप एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल नहीं है, एग्जिट कंट्रोल है। हाँ, तो बिना कंडीशन चेक की एक बार तो चल ही जाएगा। तो यहाँ पर वन लिखना सही होगा या स्पेसिफिक कंडीशन? स्पेसिफिक कंडीशन। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि इससे बाहर निकलने का आप एक क्वेश्चन डाल देते हैं, डू यू विश टू कंटिन्यू, ऐसा बोल के आप कोई एक स्ट्रिंग मैसेज डाल देते हैं प्रिंटफ में, और इसके अकॉर्डिंगली आप इनपुट लेते हैं। यानी कि कोई कैरेक्टर, कोई स्ट्रिंग, कुछ भी, यस, नो, ठीक है, कुछ भी आप एक कैरेक्टर लेते हैं, जिस कैरेक्टर को यहाँ पर एज ए कंडीशन चेक करते हैं। ये करते हैं ना, ये कंडीशन आपका इसके अंदर लिखा जाएगा, और यहाँ जब आप एक बार एग्जीक्यूट होगा तो फिर एक बार कंडीशन चेक होगा, तो यस फॉर कंटिन्यू, नो फॉर डिसकंटिन्यू। तो ये आप यस और नो कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं, और जिसके थ्रू अब ये यस नो आपका तय करेगा कि ये क्रिटिकल सेक्शन से आपका जो प्रोसेस बाहर जाएगा या वेरिएबल बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग्स, बिकॉज whenever you are setting while one, whenever you are setting do while, so there is a particular concept exist in your mind. We have to execute the set of procedure को execute करना है several number of times, and whenever you think about the exit, you just want to terminate the process of execution. तो any time जो critical section है उसमें exit section का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर exit section नहीं होगा, entry तो आप समझे, अगर exit section नहीं होगा तो ये जो इनफाइनाइट वन जो लिख रहे हैं
ये सही में आपका इनफाइनाइट में चला जाएगा और आपका प्रोसेस स्टारवेशन का शिकार हो जाएगा। यानी एक प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस को एलोकेट होने ही नहीं देगा रिसोर्सेस को। तो अब यहाँ पर हम लोग लूप में देख रहे हैं, लूप में भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस जा रहा है। सेम थिंग रिसोर्स हैंडलिंग जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे किसी हार्डवेयर के लिए, लाइक योर प्रिंटर, योर मॉनिटर, योर कीबोर्ड, योर माउस, तो उस केस में भी हमारा जो है कोई दूसरा प्रोसेस उसको तब तक एलोकेट नहीं कर सकता है जब तक कि करंट। तो अब यहाँ पर एक चीज यहाँ समझना है कि देयर इज ए पर्टिकुलर इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन देयर इज ए लॉक एंड अनलॉक सिस्टम। लॉक एंड अनलॉक सिस्टम से ही कॉन्सेप्ट आएगा सेमाफोर का। तो सेमाफोर इज अ वेरिएबल थ्रू विच वी कैन डू द पर्टिकुलर ऑपरेशन। लॉकिंग और अनलॉकिंग का काम हम सेमाफोर से कर सकते हैं। तो सेमाफोर आप बोल सकते हैं कि इट इज अ पर्टिकुलर टूल्स यूज्ड इन द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन थ्रू विच वी कैन लॉक द प्रोसेस एंड अनलॉक द प्रोसेस फॉर रीएलोकेशन ऑफ द न्यू प्रोसेस। तो लॉक करने का मतलब है कि आप प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेज दिए, अनलॉक करने का मतलब है कि उसको वहां से रिलीज किए, अनलॉक होने के बाद दूसरा प्रोसेस जब जाएगा तब फिर लॉक होगा। यानी कि लॉकिंग एंड अनलॉकिंग वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये कंटिन्यूअसली आपका जो है चलेगा कि आपका कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो वो लॉक कर देगा। जब आप जैसे क्लासरूम में आप एलोकेट हुए, क्लासरूम लॉक है, क्लासरूम से आप बाहर निकलेंगे तभी दूसरा बैच आपके क्लासरूम में आएगा। यानी कि आप जब डोर को अनलॉक करेंगे, बाहर निकलेंगे यानी डोर अनलॉक हुआ, तब दूसरा प्रोसेस एलोकेट होगा। आप जब क्लास के अंदर हैं, डोर लॉक है, तो दूसरा कोई प्रोसेस को प्रिविलेज नहीं है। यानी कि एंट्री सेक्शन ये तय करेगा कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस है, आपको दूसरा प्रोसेस में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि एग्जिट सेक्शन जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी एग्जिट सेक्शन एग्जिट द प्रोसेस फ्रॉम द सीएस, और ये आपका क्या कर रहा है, एंट्री द प्रोसेस टू द क्रिटिकल सेक्शन। तो ये क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश का द्वार है, ये निर्गत द्वार है, ठीक है ना, एग्जिट गेट। तो एग्जिट होने के बाद ही दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। तो अब इसके लिए हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, वेरियस एल्गोरिथम, जिसमें आपका जो है एंट्री और एग्जिट को हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, लाइक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर राइटर्स प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम, ठीक है ना। अंडर दैट we have a Peterson algorithm. So various algorithm we discuss under critical section problem. So we just continue next class.